हेलो जी, नमस्कार, की हाल चाल। मेरा नाम है खुशवंत वतनानी, आपका अपना एजुकेटर इन फिज़िक्स फॉर जेई एंड नीट एग्जामिनेशंस। यहाँ पर मैं बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर ग्रेविटेशन। इस वक्त टॉपिक चल रहा है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड ग्रेविटेशन। कहते हैं जब आप किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए समझाते हुए पढ़ते हैं ना, तब उसका 70 से 90% आप एब्जॉर्ब कर जाते हैं, आपकी मेमोरी उसे लंबे समय तक याद रखती है। बस इसी ही साइंटिफिक लॉजिकल फैक्ट पे मेरी क्लासेस बेस्ड हैं, जहाँ मैं बच्चों के साथ डिस्कस करते हुए फिज़िक्स को पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, खुद भी सीखता हूँ, उन्हें भी सिखाता हूँ। तो ऐसे ही सीखने सिखाने में फ़िज़िक्स को हम जी लेते हैं। इसी फिज़िक्स को अगर आप भी जीना चाहते हैं मेरे साथ, तो इंश्योर कीजिए कि आप इन क्लासेस के लिए एनरोल होइए बाय कॉलिंग मी अप ऑन माई नंबर 7974355374। इन केस मैं आपका कॉल न उठा पाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं आपको जल्द कॉल बैक करूँगा या आई विल मैसेज यू बैक, है ना। और फीस की चिंता मत कीजिए, आप फर्स्ट मंथ आइए, अच्छे से पढ़ो, और जब तक ऐसा लगे कि आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गए हो, है ना, तब तक फ़ी पेमेंट की आवश्यकता नहीं है। वंस द फर्स्ट मंथ इज़ पासिंग और आपको ऐसा लगने लगे कि आपको मज़ा आ रहा है और इस तरह की इंटरेक्टिव क्लासेस से आपकी प्रेपरेशन में हेल्प हो रही है, आप फिज़िक्स को कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं, न्यूमेरिकली उसे बनाने में आपको मज़ा आ रहा है, तब आप कंटिन्यू करने के लिए अपनी फ़ी पे करके कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, सो स्टूडेंट कंफर्ट while understanding and enjoying physics is what matters to me and all of you. So let's start off और इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम खुशवंत फतनानी है और आप इस वक्त फिजिक्स विद फतनानी देख रहे हैं। मेरे साथ क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ। शुरुआत करते हैं सेशन की। तो हमारे पास इस वक्त जो चैप्टर आया हुआ है, नाम है ग्रेविटेशन। काफ़ी मज़ेदार है चैप्टर। अलग अलग तरह के हमने अभी तक उसके अंडरस्टैंडिंग्स या फिर उसके कॉन्सेप्ट्स को देखा, जैसे फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ना। इस तरह की हमने कुछ चीज़ों को जाना, देखा और समझा। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा लास्ट क्लास में जिसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, है ना। एस्केप वेलोसिटी से जुड़ा हुआ एक और टर्म है जिसको हम आज की क्लास में समझने वाले हैं, ठीक है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट दैट जर्नी। अपने हेडिंग में लिखना सैटेलाइट मोशन। हेडिंग में लिखना सैटेलाइट मोशन। सभी लोग, अराउंड अ प्लैनेट। ठीक है। सो बहुत सिंपल सी बात समझो, क्या होती है सैटेलाइट। सैटेलाइट इज एनी बॉडी, है ना, विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, राइट, इन सम फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि एक सर्कुलर मोशन कर रही कोई भी एक बॉडी जो एक प्लैनेट के चारों ओर लगातार सर्कुलर मोशन करती रहती है, उसको अपन सैटेलाइट कहते हैं। आप लोग जानते हो सैटेलाइट्स दो तरह की होती हैं। कुछ ऐसी प्राचीन सैटेलाइट्स है जो हमेशा से, जब से ह्यूमैनिटी ने अपना एग्जिस्टेंस देखा है तब से, लेट्स से अर्थ की परिक्रमा कर रही हैं। उसके बाद काफी सारी सैटेलाइट्स को हम लोगों ने एज ह्यूमंस लॉन्च किया है, जिनको अपन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। जो आर्टिफिशियल प्राचीन या पुरातन काल से हमेशा से धरती की परिक्रमा कर रही है, वो एक जिसका हम नाम जानते हैं, क्या है, चंद्रमा या मून, राइट। तो वो एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर घूम रही है। और हम जो सैटेलाइट्स आकाश में छोड़ते हैं, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अपनी बात हुई थी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडिया के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको काफी अच्छे बड़े लोगों ने, काफी महान लोगों ने उस पर अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, लाइक मिस्टर कलाम, है ना, एंड मेनी मोर, राइट। तो कहने का मतलब कि सैटेलाइट मोशन आज के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे पूरे टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर बेस्ड है। अगर सैटेलाइट नहीं होती, लेट्स से जियो का, लेट्स आप अभी फॉर एग्जांपल आपने जियो का कनेक्शन लिया हुआ है, लेट्स से एयरटेल का या वोडाफोन का कनेक्शन लिया हुआ है, कैसे चल रहे हैं ये सारे कनेक्शंस? बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स इन द एटमॉस्फेयर। हम जो सिग्नल्स दे रहे हैं वो टॉवर्स तक पहुंच रहे हैं, टॉवर्स से उनके हेड स्टेशन तक पहुंच रहे हैं, वहां से सिग्नल्स सैटेलाइट्स तक जा रहे हैं, सैटेलाइट्स उसको कम्युनिकेट कर रही है किसी दूसरी जगह पर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पूरी कम्युनिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी खासकर
सैटेलाइट पे बेस्ड है। जितने भी एरियाज जहाँ पे लेट्स से पता करना होता है कि माइनिंग किसी जगह पे कैसे करें हम लोग, है ना, तो कैसे पता चले कि माइनिंग तो धरती के नीचे के एलिमेंट्स के लिए है, तो कैसे पता चले कि धरती के किसी पार्ट के अंदर आपके पास हीरे जड़े हुए हैं या फिर लेट्स से बहुत सारा कोयला है, कैसे करते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास सोलर सैटेलाइट्स होती है ना, जो अर्थ के चारों ओर घूम रही होती हैं, और यही सैटेलाइट्स अपने एक खास टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग। क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग। यानी कि रिमोट का मतलब दूर से, और सेंस कर लेना मतलब किसी तरह से भाप जाना या समझ जाना कि यहाँ पर वो किसी तरह के सिग्नल्स का यूज करके फाइंड आउट करने की कोशिश करती है किस जगह पे पानी मिल सकता है ना, या फिर लेट्स से किस जगह पे सॉइल का फीचर कैसा है, वहां पर क्या खेती की जा सकती है, क्या माइनिंग की जा सकती है, क्या डैम्स बिल्ड किए जा सकते हैं। बहुत सारे तरह तरह के एनालिसिस होते हैं जस्ट बाय द प्रॉपर यूसेज ऑफ दिस टर्म, है ना। ये टेक्नोलॉजी इतनी गजब है, अगर ये नहीं होती तो आज मैं और आप लोग कनेक्ट नहीं हो रहे होते, है ना। इसका इंपॉर्टेंस समझो, उसके बाद इसको समझने में मजा आएगा। आई होप चीजें क्लियर हो रही है, राइट? ठीक है, तो अब लेट अस कम टू द फैक्ट जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। इसका फिजिक्स समझते हैं कि सैटेलाइट्स कैसे काम करती हैं, है ना। तो अब कितना अजीब है ना, खुद सोचो, अगर मैं ऐसा समझू एक बहुत बड़ा इंटरस्टेलर स्पेस है, इंटरस्टेलर स्पेस मतलब बस बहुत दूर दूर तक आकाश फैला हुआ है, उसमें कहीं एक धरती है लटकी हुई है हवा में। कितना वियर्ड है ना। हम लोग मतलब इस चीज को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अर्थ पे रहते हुए कि कोई चीज हवा में है एंड इट इज जस्ट देयर, इट इज नॉट मूविंग राइट, नॉट मूविंग लेफ्ट, इज जस्ट देयर, टंगी हुई है धरती धरती हवा में, राइट। और मैं इनफैक्ट टंगी हुई भी कहूँ कि रोटेट कर रही है, फिर अगर थोड़ा दूर जाके देखेंगे तो लगेगा नहीं यार, अर्थ तो सन का रिवॉल्यूशन भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, और अर्थ के चारों ओर मून उसकी परिक्रमा कर रहा है ना। तो ये सारा फिनोमेना इज सो फिल्ड विथ वंडर कि कैसे हो रहा है ये सब, कौन करा रहा है ये। अगेन सारे सवालों का जवाब आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, एक ऐसी आकर्षण शक्ति या एक ऐसा आकर्षण पैदा करने वाला फोर्स जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम करता है अगर उनके अंदर कुछ मास है, राइट। सो वी आर लर्निंग अबाउट वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटी जिसको हम एज ह्यूमंस यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है अब इसको समझते हैं। तो लेट्स से एक सैटेलाइट है जिसको अपन येलो से दिखा रहे हैं, ठीक है, चलो किसी और कलर से दिखाते हैं हम। दिखाते हैं उसको ग्रीन कलर से, ठीक है। लेट्स से एक सैटेलाइट है जो, और ये एक प्लैनेट है, लेट्स से अर्थ है ना। इसके चारों ओर ये इसकी क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। तो अब हम लोगों को ये समझना है कि कभी भी अगर सर्कुलर मोशन होता है तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स काम करता है राहुल? कभी भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स होता है जो उसे सर्कुलर मोशन कराता है? कौन से फोर्स की जरूरत पड़ती है टुवर्ड्स द सेंटर? बोलिए राहुल जी, बोलो बोलो। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पाता है, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अब बात क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, है ना। ग्रेविटी ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर प्रोवाइड कर दे, है ना, इसका मतलब अगर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी अगर कोई दो एक ऑब्जेक्ट दूसरे के चारों ओर घूमने लग जाए तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं सैटेलाइट का सिस्टम। यहां पे और कुछ नहीं, सैटेलाइट का बेसिक फंडा यही है क्या, द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रोटेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय या इज मेकिंग श्योर कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे इस ग्रीन वाली सैटेलाइट को या इस ग्रीन वाली बॉडी को, ताकि वो अर्थ की परिक्रमा या अर्थ का रिवॉल्यूशन कर सके। इसको अब मैथमेटिकली समझना है तो हम जानते हैं क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जी। लेट्स से इनका मासेस ले लो, कैपिटल एम, स्मॉल एम,
इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ले लो, लेट्स से स्मॉल r, ठीक है. सो वील हैव g m m बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट. तो F सेंट्रीपिटल क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, करेक्ट. अच्छा, तो अब ये m किसका लिखा है, इस सैटेलाइट का, क्योंकि ये घूम रही है ना, इसके पास वो एनर्जी है जो बड़े वाले ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रही है. और अगर आप लोग हिंदी में इसको लिखोगे, सो जो बीच में है उसको कहते हैं गुरु. गुरु का मतलब होता है विशाल, कोई कोई चीज जो बहुत बड़ी हो उसे कहते हैं गुरु, है ना. एंड समथिंग विच इज वेरी स्मॉल दैट इज कॉल्ड लघु, दैट इज कॉल्ड लघु. तो यूनिवर्स में देर इज दिस सिस्टम, देर इज ऑलवेज सम गुरु जिसके आसपास लघु रिवॉल्व कर रहा होता है. एंड देन इस लघु के आसपास और कुछ लघु होते हैं इसके इसके आसपास, जिसके लिए ये गुरु का काम करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल सन है, उसके चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रही है ना. अर्थ के चारों ओर मून है ना, और वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, राइट. अगर लेट्स से कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिनके मून के खुद के कोई मून्स हैं, कितनी बड़ी बात है, राइट. सो दिस इज द सिस्टम, देयर इज ऑलवेज सम गुरु जिसके आसपास कोई लघु रिवॉल्व कर रहा है. सो हियर द गुरु और द सेंट्रल प्लैनेट, जो सेंट्रल एंटिटी इज अर्थ, और द लघु इज द सैटेलाइट, ठीक है. सो दिस इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट करो, एम एम आर आर. तो ये जो वेलोसिटी निकल के आ रही है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, इसको अपन कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी. क्या कहते हैं, वी ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल. क्यों, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ये एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है. किस में रिवॉल्व कर रही है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है. इसीलिए इस वेलोसिटी को कई बार हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट. दिस इज दैट वेलोसिटी which is present in a satellite so that it can make rotations around a larger planet. ठीक, आई होप द मैसेज इज क्लियर. कल हमने एक खास तरह की वेलोसिटी पढ़ी थी, याद है क्या सबको, क्या नाम है, एनीवन? बोलो बोलो कार्तिक, क्या नाम है? एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी. वैल्यू क्या थी उसकी, याद आ रहा है? सर ई इंफिनिटी इक्वल्स टू 0. एस्केप वेलोसिटी का हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था. किसी एक प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, याद करो. बोलो बोलो फटाफट, एनीवन, आयुष. अंडर रूट 2 GM by r. अंडर रूट 2 GM/r, है ना, कल हमने पढ़ा था. तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें जो r था वो क्या था, उस प्लैनेट का रेडियस. यहाँ पर जो r है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, करेक्ट. अब या सेंटर ऑफ द प्लैनेट जिसके आसपास सैटेलाइट घूम रही है. अब इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं. तो क्या होता है, जो अर्थ का रेडियस है ना वो बहुत ज्यादा है. कितना है, 6400 किलोमीटर्स अर्थ का रेडियस. तो अब अर्थ की सैटेलाइट के लिए वो जिस हाइट पर होती है वो हाइट खुद बहुत छोटी सी है. सो लेट्स से ये आपके पास, बोलो So बोलो. can you close your video window? अच्छा, आज फिर से वही हो सर रहा है योर क्या? स्क्रीन इज, यस सर, डबल ठीक है डबल. क्या, ओ ठीक है ठीक है, आई डू इट ठीक है ठीक है. चलो देखो, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी अंडर रूट ऑफ जी एम बाय अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर. अब हम कह रहे हैं ये जो स्मॉल आर है, दिस इज द सम ऑफ रेडियस एंड द हाइट अबव द ग्राउंड जहां पर वो सैटेलाइट प्लेस्ड है, ठीक है. अब ध्यान से सुनो, अगर हाइट रेडियस से बहुत छोटी हो, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, लगभग लिख सकते हैं द आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. इसको मान लोगे न्यून है, मतलब लगभग जीरो है, जीरो के आसपास है, बहुत छोटी है मतलब इसके मुकाबले, ठीक है. सो यहाँ पर हम स्मॉल आर को इसीलिए रिप्लेस करके ऑर्बिटल वेलोसिटी को लगभग लिख लेते हैं जी एम बाई कैपिटल आर, ठीक है.
बाय दिस अंडरस्टैंडिंग कि द हाइट इज वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, जितना हाइट वो ऊपर है वो बहुत कम है और रेडियस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। अब कल जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी, वो कैसा आया था, अंडर रूट ऑफ 2gm बाय कैपिटल आर, याद आ रहा है ना। तो कई बार इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं कि बताओ भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में क्या रेशियो होगा, तो ये सारी चीजें अब तुम लोग कर सकते हो, है कि नहीं, कि एस्केप वेलोसिटी बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2:1, है ना। इस तरह की छोटी छोटी चीजें काम आ सकती हैं व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज समझो। अब इसके लिए तुम्हारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी तो आ गई, लेट्स से अब मैं एनर्जी निकालना चाहता हूं, है ना, कि उस सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जी है जब वो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के आसपास। सो लेट्स से वी वांट टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ दैट सैटेलाइट, ठीक है। तो एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, है ना। अच्छा, ये जरूरी नहीं है जो अभी मैंने लिखा एनर्जी की वो हमेशा इतनी ही होगी, हो सकता है उससे कम हो सकता है उससे ज्यादा हो, मतलब अभी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया कि एच इज वेरी वेरी स्मॉल, हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, वो आप हर बार के केस के हिसाब से एच को कम या ज्यादा कर सकते हो। कोशिश करके हमेशा सेंटर से डिस्टेंस लेना, अगर सपोज रेडियस दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है तो, ठीक है। दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, ये जो है ये सिर्फ एक अजम्पशन है, हर बार ट्रू हो जरूरी नहीं है, केस टू केस डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है कि वो सैटेलाइट की हाइट कितनी ज्यादा है, ठीक है। चलो, अच्छा अगला पॉइंट, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि उस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ट्राई करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या हो जाएगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, है ना, विच इज हाफ एम gm by r, right, that is gmm by 2r। अब लेट्स से मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं, तो वो क्या आ जाएगी, माइनस क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, माइनस जी एम एम बाय आर, है ना। तो माइनस जी एम एम बाय, एक्चुअली तो आर प्लस एच है ना, एक्चुअली एक्सप्रेशन ये है, लेकिन अपन इसको अज्यूम कर लेते हैं कि लगभग माइनस जी एम एम बाय कैपिटल आर है, ठीक है। तो अब इससे टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मैंने यू ही लिखा है, आप इसको पीई लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी, या यू लिख लो, वन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस, ठीक है, ठीक है। सो वी हैव के प्लस यू गिव्स यू, या पीई गिव्स यू टोटल एनर्जी, क्या आ जाएगी, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस जी एम एम बाय 2r, ठीक है। सो वी हैव हाफ माइनस 1 विच इज माइनस हाफ, करेक्ट, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई 2r, ठीक है। देखो कितना प्यारा सा एक्सप्रेशन है, अगर इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहो तो क्या आएगा, देखो सब में से जी एम एम बाय आर कॉमन ले लो लेट्स से, तो हमारे पास अगर टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मैं रिलेट करना चाहता हूँ एक एक्सप्रेशन में, तो कैसे कर सकते हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट। तो आई कैन राइट कि टोटल एनर्जी, देखना टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर देख रहे हो तो, ठीक है, माइनस ऑफ ये जी एम एम बाई 2r क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। और कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, देखो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर है, ठीक है, तो माइनस जी एम एम बाय आर डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो क्या आ रहा है, टोटल एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज गिविंग यू अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कि तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, राइट। आई होप ये, आई थिंक प्लस पी होगा, राइट, प्लस पी होगा, ठीक है। सो ये रिलेशन अपन को थोड़ा सा भूलना नहीं है, या तो पूरा पूरा याद रखना है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है कि कैसे आप एक काइनेटिक एनर्जी किसी सैटेलाइट के लिए निकाल सकते हो, क्या क्या, क्योंकि आपको अब उसका मास पता है, ये पता है कि वो जिस स्पीड के साथ घूम रही है इस ऑर्बिट में, दैट इज वी नॉट, राइट। तो उससे सारे अपने आप डिडक्शंस होते चले गए, राइट, सारा कैलकुलेशन होता चला गया, ठीक है।
राइट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। एक और चीज समझना, सपोज अब मैं निकालना चाहता हूँ कि वो सैटेलाइट कितनी देर में घूम रही है, ठीक है, राइट, एक ऑसिलेशन कितने समय के अंदर कर रही है। तो तुम लोग जानते हो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स ना, जो जितने भी हमारे उसमें आर्यभट्टा से लेकर बहुत ही शानदार लोग हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से सही सटीक टाइम निकाले हुए हैं कि कब सोलर एक्लिप्स होगा, कब लूनर एक्लिप्स होगा, है ना, किस मोमेंट किस सेकंड पे शुरू होने वाली है। जो अभी के साइंटिस्ट लेट्स से वो लाइक इन द करंट सिनेरियो, जैसे साइंटिस्ट अलग अलग चीजें आकाश में देख के करते हैं ना, वो चीज हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर, राइट, लाखों करोड़ों सालों के कैलेंडर्स बने हुए हैं कि किस मोमेंट किस समय पे कब सोलर एक्लिप्स होने वाला है, कब लूनर एक्लिप्स होने वाला है। तो ये सोचो कि हमारे जो इंडियन आप हम लोग जिनको ऋषि मुनि बोलते हैं, वो उस समय के साइंटिस्ट थे, है ना, और उन्होंने इतने प्यारे कैलकुलेशंस किए हुए हैं कि कब कौन सा ग्रह किस जगह पर किस मोमेंट पे कैसा होगा। वो सारी कैलकुलेशंस अगर आज की जाए ना, एकदम लाइक वर्ड टू वर्ड पॉइंट टू पॉइंट मैच करती है। तो हम लोग तो ये हम लोगों को फिर भी ये सब कैलकुलेशंस करना पड़ रहा है, टाइम पीरियड ये वो, ये उन लोगों के लिए चुटकियों का खेल था, राइट। सो अब यहाँ पे निकाल रहे हैं, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू ऑल रियलाइज व्हाट वी आर डूइंग, ये कुछ भी नहीं है। इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें यूनिवर्स में पहले ही हम लोगों से कई बुद्धिमान लोग कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस शुड लाइक इन क्या इन इंस्पायर यू ऑल कि भैया देखो, अपन जो कर रहे हैं कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं उखाड़ रहे हैं ठीक है, हमसे कई गुना लोग ज्यादा बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। हमारा काम तो बस उसको समझना है जो उन लोगों ने काम किया है। और एक बार अगर ये चीजें दिमाग के अंदर बैठने लगे, समझने लगे, तो क्या पता सम इयर्स डाउन द लाइन आप लोग ऐसे कुछ इन्वेंशंस कर रहे हो जहां भी हो। फॉर एग्जाम्पल चैतन्य लेट्स से, या फिर लेट्स से तेजस, हो सकता है किसी लैब में, इसरो की लैब में एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है ना। हो सकता है कि राहुल किसी एक अच्छी बड़ी लैब में साइंटिस्ट हो सकता है कुशल नासा में काम कर रहा हो, वेर एवर यू आर ऑन दी अर्थ, राइट। क्या पता कुछ बहुत प्यारे से इंडियन स्क्रिप्चर्स के कैलकुलेशंस को और इन टाइम पीरियड्स के कैलकुलेशन को आप यूज कर लो, है ना, और एक बहुत शानदार टेक्नोलॉजी और डेवलप कर लो। तो रूम इज देयर इज ऑलवेज रूम ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज, राइट। अच्छा, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। अब सपोज ये रेडियस आर है, ठीक है, इसकी स्पीड v है। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला चैतन्य? स्पीड इज इक्वल टू टाइम बाय The डिस्टेंस या distance by डिस्टेंस बाय टाइम? डिस्टेंस the बाय टाइम। distance by एक्सीलेंट time. एक्सीलेंट, डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक सर्कल का रेडियस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है चैतन्य इन टर्म्स ऑफ आर? बोलो। That in terms of आर, आर के टर्म्स में एक सर्कल का the सर्कमफ्रेंस 2 कितना pi होता है? r 2 पाई आर, 2 वेरी pi गुड, 2 पाई आर। हाँ, तो अब देखो ये जो स्पीड है ना, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर, राइट, होल बाय टाइम पीरियड। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, और इस वी को हमने क्या नाम दिया है? ऑर्बिटल वेलोसिटी या वीओ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को ये वीओ की वैल्यू पता है, इस आर को भी हम लोग निकाल चुके हैं, राइट। सो लेट्स से अभी इसको स्मॉल आर रहने देते हैं, राइट, which is actually equal to the radius plus the height at which that satellite is situated। तो हम इसको लिख लेते हैं स्मॉल आर होल बाय, कितनी आई थी ऑर्बिटल स्पीड, किसी को याद है? एनीवन? विराज? अंडर रूट ऑफ gm/r, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई, राइट, और यहाँ पर यू विल हैव r का पावर 3/2 होल बाय अंडर रूट gm, राइट। कूल। तो इस तरह से अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं, राइट, टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, है ना। अच्छा, अब इससे एक और चीज डिड्यूस हो रही है, देखो इससे आ रहा है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ gm, राइट, और यहाँ पर r का पावर 3/2। लेट्स से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? कुशल बताना तो। हाँ कुशल बोलो। टी स्क्वायर, 4 pi स्क्वायर square इज इक्वल टू, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, पूरा बोलो पूरा बोलो। t square is equal to 4 pi square upon gm स्क्वायर अपॉन gm into r cube। तो अब यहाँ पर जो दो क्वांटिटीज वेरी कर रही हैं और जो दो क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं, वो क्या क्या है जिसकी हम बात करना चाहते हैं? ध्यान से देखना, यहाँ पर दिस क्वांटिटी इज एंटायरली कांस्टेंट,
मतलब हम देखना चाहते हैं कि टाइम पीरियड का डिस्टेंस पे कैसा रिलेशन है, जो डिस्टेंस सैटेलाइट और प्लैनेट के सेंटर के बीच में है। सेंटर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ग्रेविटेशन एक सेंट्रल फोर्स है जो हमेशा बॉडीज के सेंटर के बीच में काम करता है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो दोनों के बीच के डिस्टेंस है उसके क्यूब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस बात को भी याद रखना, ये पॉइंट कहीं पलट के आने वाला है, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। क्या 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 कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, या फिर रेडियस नहीं, यहां पर वो डिस्टेंस है राइट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से एक छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट की का रिवॉल्यूशन कर रहा है। इसको अपन को याद रखना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जिसके ऊपर एक नहीं दसियों सवाल बनते हैं, ठीक है। चलो करें कुछ सवाल सवाल वाल करें। ओके, अब एक काम करते हैं, आप लोग फर्स्ट पेज से पहले अपने नोट्स कंप्लीट करते जाओ, लेकिन फटाफट से करना है ना, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट लिखो, बाकी के चिल्लर चिल्लर पॉइंट बाद में लिखना, ठीक है। राइट। सो इस पेज से अगर आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए हैं फर्स्ट पेज से तो हैंड रेस करना क्लास। यस गो अहेड। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, नॉट एवरीथिंग। ओके, कुछ मैसेजेस आए हैं। ओके ठीक है, राइट। सो और भी कुछ हो लिख लो, है ना। ये जैसे फर्स्ट पॉइंट लिख लो, ये बीच वाले तुम कैलकुलेट कर सकते हो, लास्ट लिख लो, ठीक है। दिस इज द सैटेलाइट, सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। जल्दी से लिखो, या जैसे हो जाए तो हैंड डाउन कर लेना सब लोग, ठीक है। आई एम वेटिंग। चलो लिखा सबने? ये वाला जैसे कि इंपॉर्टेंट रिलेशन है लिख लो, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें नोट कर लो, बाकी चीजें क्लास के बाद लिख लो, ठीक है। ये लिख लो, ठीक है, पेज के एंड में लिख लो, लीव स्पेस फॉर ऑल दिस, ताकि तुम जब रात में रिवीजन करने बैठो ये चीजें नोट से लिख सको, ठीक है। हो गया? डन एवरीवन? ये वाला रिलेशन जिसने अपने पास लिख लिया हो वो लोग हैंड रेज करेंगे, बाकी लोग हैंड डाउन कर लो। बढ़े आगे? चलो ठीक है। देखो अब अगला पार्ट जो आपको लिखना है, लिखा सबने? कर लिया? जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन देख रहे हैं वो है
केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो अब जैसे हमने सैटेलाइट का मोशन देखा ना अराउंड द प्लैनेट, उसी तरह से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लैनेट का मोशन अराउंड द सन, या जो भी स्टार है जिसके अराउंड ये मोशन हो रहा है। लेट्स से हमारे सोलर सिस्टम का एक सन है, वैसे हर सोलर सिस्टम के अलग अलग सन हो सकते हैं, है ना। तो केपलर ने कुछ लॉज बनाए थे या कुछ लॉज समझे थे, उन लॉज को देखते हैं, केपलर नाम के एक आदमी ने, ठीक है। सो केपलर्स लॉ ऑफ या लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये प्लैनेट्स के मोशन को लेके हैं, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को देखें, है ना, उसके पहले एक बात समझो कि इलिप्स क्या चीज होती है। हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग बेसिक्स देख रहे थे, किसके, मैथमेटिकल टूल्स या मैथ्स के बेसिक्स देख रहे थे, तब हमने ये चीजें पढ़ी थी। क्या इलिप्स के बारे में समझते हैं। इलिप्स एक तरह का ऐसा कर्व है, ठीक है, जो कुछ इस तरह से बनाया जाता है, यूं, ठीक है। सो इलिप्स में दो एक्सिस मानी जाती हैं, राइट, वन इज कॉल्ड मेजर और दूसरी इज कॉल्ड माइनर। तो अभी हम एक ऐसा इलिप्स बना रहे हैं जिसका सेंटर मान लो लगभग सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसकी लोअर एक्सिस मतलब यहां पर जो हॉरिजॉन्टल है एक्सिस, इसको अपन कहते हैं मेजर एक्सिस, मतलब जो साइड बड़ा है, राइट, दैट्स कॉल्ड मेजर एक्सिस। while this axis है ना, this one is called as minor axis। अच्छा, इलिप्स के लिए ना देयर इज अ टर्म कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, कुशल, कार्तिकेय, तुम लोगों ने पढ़ा है क्या अभी तक कोनिक सेक्शन पढ़ा है या अभी पढ़ने वाले हो। नो सर, ये नहीं सर पढ़े। पढ़ा है। अब अच्छा, कुछ ने पढ़ लिया है, कुछ ने नहीं पढ़ा है। सो व्हेन यू विल रीड दिस चैप्टर, नो मतलब क्या, कोनिक सेक्शन, तब आप लोग एक टर्म पढ़ोगे, उसको कहते हैं एसेंट्रिसिटी। लिखना अपने पास, एसेंट्रिसिटी। तो ना अलग अलग तरह के कर्व्स होते हैं जो आप कोनिक सेक्शन में पढ़ते हो, जैसे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इन सब की जो एसेंट्रिसिटी रहती है ना, उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, जिसके बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट्स लाइक बनाए जाते हैं या समझे जाते हैं। तो लेट्स से इलिप्स की क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो इसको समझना। अगर मैं इलिप्स के पेरीफेरी पर यानी कि उसकी बॉर्डर पर कोई एक पॉइंट चुनूं, है ना, और कोई दो इलिप्स के ना एक नहीं दो सेंटर्स होते हैं, अभी ऐसा मानते हैं, ठीक है, और इनको मैं इस पॉइंट से जोड़ देता हूं, ठीक है। तो अब ये पॉइंट यहां से कहीं भी चला जाए, कहने का मतलब यहां रखा जाए, यहां रखा जाए, यहां 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 एनीवेयर ऑन द सर्कमफ्रेंस, राइट। तो इस लाइन और इस लाइन का जो सम आएगा, लेट्स से अब वो लाइन अगर तुम यहां बनाओगे और यहां बनाओगे, ठीक है, सो दैट सम, वो वैल्यू चेंज नहीं होती है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे ही कुछ होता है, कुशल पढ़ा हुआ है ये, यस सर। है ना। तो इस तरह के फिगर को हम लोग कहते हैं इलिप्स, ठीक है। लेट्स से अगर उस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी को तुम ई डिफाइन करते हो, अच्छा, अगर तुमको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है तो टेंशन मत लेना, एक बेसिक बस समझ अपने अंदर डेवलप करो, और जब मैथ्स में चैप्टर पढ़ा जाएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। इनकेस अगर आप बायो बैकग्राउंड से हो तो जितना इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफी होगा, ठीक है। सो दिस, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको इसकी वैल्यू होती है ए, ठीक है, राइट। इसको अपन कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब हाफ, अगर इसका मतलब अगर तुम टोटल डिस्टेंस देखोगे तो ये भी ए, साइड वाला भी ए, राइट। सो दिस इज ऑल्सो ए वाइल दिस इज ऑल्सो ए, तो टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी इसकी, 2a। तो इसका एक तरफ लेंथ इज 2a और वैसे दूसरे तरफ करोगे तो हम उस डिस्टेंस को मान लेते हैं b, लेट्स से। सो इसको अपन कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। इसे हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस,
इलिप्स के लिए ना एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है, इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू इज लेस देन 1। एंड देन अगर आप इन पॉइंट्स को देखोगे तो अभी क्या हो जाएगा, देखो ये ओरिजिन है, ठीक है, यहां से यहां तक लेंथ a है, तो बताना तो आयुष व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, एकदम सेंटर पर जो है ये वाला सॉरी नॉट सेंटर, एट द लास्ट मोस्ट जोन, ये वाला पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो दिस इज एक्स एंड दिस इज a कॉमा A comma 0. a कॉमा 0, ठीक है, और वैसे ही इसके लिए क्या होने चाहिए बोलो, माइनस A comma 0. माइनस a कॉमा 0। अच्छा ये वाले पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स बताना तेजस, क्या होने चाहिए अगर ये पूरा डिस्टेंस b है तो, हाँ B हाँ बोलो, comma 0. b कॉमा 0। महिविश अगर आपका माइक ऑन हो रहा है तो फिर ये वाले लोएस्ट पॉइंट का बताने की कोशिश करो, कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। यस महिविश बोलो, जो बी पॉइंट नीचे है। उल्टा अच्छा सर ये पक्का बी कॉमा 0 होगा। 0 B 0 comma B. हाँ 0 कॉमा बी, हाँ महिविश बोलो। थिंक कुछ मैसेज आया है क्या? ओके राहुल को कुछ मैसेज आ रहा है। ओके 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 ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, 0 कॉमा माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इसका देखने की कोशिश करोगे सो दिस विल बी ए ई कॉमा 0 वेल दिस इज 0 कॉमा सॉरी माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। सो ए इंटू ई ये वैल्यू होती है यहां से यहां तक के डिस्टेंस की, ठीक है, राइट। इसको बेसिकली इस पॉइंट को अपन फोकस कहते हैं, राइट। और अगर दो हो जाए तो प्लूरल वर्ड इज फोसाए, ठीक है। तो एक इलिप्स के लिए दो फोसाए हैं, ठीक है, या कई लोग फोकाए भी कहते हैं, वट एवर। सो दिस इज वन फोसाए, दिस इज अनदर वन। एक फोकस ये है, दूसरा फोकस ये है, दो फोकस होगा ऐसा मान लो, ठीक है। इनके अलग अलग नेमिंग दे सकते हैं, कुछ लोग S1 S2 देते हैं, है ना, इस तरह से आप अलग अलग नेमिंग होती है। लेट्स से S1 S2, S क्यों चूज किया मैंने, क्योंकि अब इसको हम लोग प्लैनेटरी मोशन से जोड़ने वाले हैं। और अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कोई भी एक पॉइंट को x, y कह दूं तो इस पूरे सर्कल की या इस पूरे इलिप्स की इक्वेशन ये आ जाती है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फॉर एन इलिप्स। अब इसको बहुत आसान है याद रखना। देखो जो x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ना इसका, वो है a कॉमा 0, राइट। और ये वाली जो एक्सिस है सेमी मेजर एक्सिस, वो कहाँ है, x एक्सिस के अलोंग है, इसीलिए x के नीचे a आ रहा है। और जो सेमी माइनर एक्सिस है b, वो y के अलोंग है ना, ये वाला डिस्टेंस अपन ने b लिखा है, नीचे वाले डिस्टेंस को भी b रखा है, इसीलिए y के नीचे b आ रहा है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। छोटी छोटी चीजें हैं ये, राइट, इसको पढ़ोगे व्हेन यू आर रीडिंग दिस टॉपिक। कूल, ओके। तो अब केपलर ने जो स्टेट किया था, है ना, वो कॉन्सेप्ट्स कुछ इस तरह से हैं। केपलर के 3 लॉ हैं, है ना। द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर वो ये कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर कहता है कि अगर प्लैनेटरी मोशन होता है ना तो वो सर्कुलर नहीं होता, प्लैनेटरी मोशन हमेशा इलिप्टिकल होता है, वो ऐसी बात कहता है। और कुछ इस तरह से होता है कि जैसे अभी हमने बात की ना, लेट्स से ये एक एक्सिस है माइनर एक्सिस और ये दूसरी एक्सिस मान लेते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जो कोई भी सन होता है या स्टार होता है दैट इज ऑलवेज एट वन ऑफ द फोसाई, किसी एक फोकस पर स्टार होता है, और जो प्लैनेट होता है वो इसके चारों ओर इस तरह से घूम रहा होता है इस ऑर्बिट में। सो दिस इज द प्लैनेट while दिस इज द सन, ठीक है। So basically all the planets revolve around their star or the sun, with the sun at the one of the foci in an elliptical path, ठीक है। So ये पाथ इलिप्टिकल है ऐसा ये कहता है एक बात, और दूसरी बात कहता है इलिप्टिकल पाथ पर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं या रिवॉल्यूशन लेते हैं, राइट। सो ऑन एन elliptical path happens the revolution of planet,
ये एक बात। दूसरी बात कहता है दिस हैपन सच दैट जो इलिप्स बन रहा है उस इलिप्स के एक फोकाई पर या एक फोकस पर उस प्लैनेट का सन लाई करता है, ठीक है, एंड द सन इज एट वन ऑफ द फोकस या वन ऑफ द फोसाई, सन इज एट वन फोकस। दो फोकस है ना इसमें, दिस इज वन एंड दिस वन इज टू, तो इसके एक पर प्लैनेट का सन लाई करता है। दिस इज वन ऑफ द फैक्ट्स, राइट। केपलर का पहला लॉ कहते हैं। केपलर सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरियाज। क्या है? लॉ ऑफ एरियाज। इसको भी समझते हैं। सो जस्ट नाउ कार्तिकेय हैड मैसेज्ड कि सर ये शायद सिलेबस में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, तुम सिलेबस में नहीं है फिर भी पढ़ लो, क्योंकि जेई के सिलेबस से आई डोंट नो ये चीज़ें रिलीज हुई है कि नहीं, ठीक है। सो वी विल अज्यूम करके कि ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है और पार्ट है सिलेबस का, तो आई थिंक ये स्कूल के सिलेबस वगैरह से गई होगी, जेई के सिलेबस से या नीट के सिलेबस से नहीं जा रही है, तो अपन को समझना तो है, ठीक है। तो वेयर वेयर भी, हाँ, लॉ ऑफ एरियाज लिखो, लॉ ऑफ, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा यार, कोई जबरदस्त नहीं है। लॉ ऑफ एरियाज क्लास के बाद लिख लो, बेस्ट तो वही है, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ एरियाज ये बोलता है, लेट्स से यहां पर हमारा सन है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो एरियल वेलोसिटी रहती है ना वो चेंज नहीं होती है। ये कैसा टर्म बोल दिया सर आपने? हमने वेलोसिटी पढ़ा है, स्पीड पढ़ा है, ये एरियल वेलोसिटी क्या होती है? तो लॉ ऑफ एरियाज कहता है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट डज नॉट चेंज, या लेट्स से एरियल स्पीड मान लो, ठीक है। सो एरियल स्पीड इज कांस्टेंट। अब एरियल स्पीड क्या होता है? एरियल स्पीड का मतलब होता है चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट चेंज ऑफ टाइम। तो लेट्स से अगर एक प्लैनेट एक मोमेंट पे, या कोई एक प्लैनेट है जो इस इलिप्टिकल पाथ पे एंटी एंटी सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज वे में रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये उसके दो पोजीशंस है, लेट्स से वो यहां से यहां पे आ गया ऐसा, ठीक है। अब हुआ क्या, ये पोजीशन 1 है ना, ये पोजीशन 2 है। इस दौरान अगर आप इन दो पोजीशंस को इस स्टार से जोड़ दो, ठीक है, इस स्टार से जोड़ दो, ठीक है, सन से जोड़ दो और ये एरिया कैलकुलेट करो, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट। क्या बोलेंगे इसको? एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन टाइम डेल्टा टी, लेट्स से डेल्टा टी है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट by the planet in t time, delta t1, let's say delta t1 time, ठीक है। और लेट्स से आप यहां पर कोई एक दूसरा जोन निकालो जहां पे उसने एरिया स्वीप किया हो, लेट्स से अब वो इस पोजीशन p3 से पोजीशन p4 पर आ जाता है, कौन? प्लैनेट, ठीक है, यहां था, यहां से यहां आ गया, फिर से कुछ एरिया स्वीप करेगा, लेट्स से ये वाला एरिया स्वीप करता है, ठीक है। तो लेट्स से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो था डेल्टा t3, ठीक है। अगेन सेम थिंग विल हैपन, दिस इज द एरिया स्वेप्ट इन टाइम t2, सॉरी नॉट t3, t2 लेते हैं, ठीक है। यहां पर जो एरिया स्वीप हुआ है, लेट्स से दैट इज डेल्टा a1, और यहाँ पे लेट्स से जो एरिया स्वीप हुआ है दैट इज डेल्टा a2। अब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है, अगर मैं रेशियो ले लूं डेल्टा a1 whole by delta, sorry, t1, this will be equal to delta a2 whole by delta t2, ऐसा, ठीक है। तो अगर मुझे एरिया का रेशियो निकालना है तो मैं सिर्फ टाइम का रेशियो लेने का तो हो जाएगा, देखो डेल्टा a1 इज टू डेल्टा a2 कैसा हो जाएगा, डेल्टा t1 इज टू डेल्टा t2, है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एरियल वेलोसिटी। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करते हैं। तो कोई भी अगर एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, पहला लॉ क्या था कि जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो पाथ इलिप्टिकल होता है और प्लैनेट एक फोकस पे लाई करता है उस इलिप्स के। सेकंड, एरियल वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट के लिए कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है कोई भी एरिया स्वेप्ट इन टाइम टी, उनका क्वेश्चन या उन दोनों को डिवाइड करने पर जो वैल्यू निकल के आए।
तो वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट, रेशियो नहीं मतलब वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है जिसको अपन एरियल वेलोसिटी कह रहे हैं। तो बेसिकली डेल्टा A1 इज टू डेल्टा A2 इज डेल्टा T1 इज टू डेल्टा T2। ये लिख लो अपने पास। यस क्लास। अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है ना, तो अगर आप लेट्स से अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हो, मतलब डेल्टा लिखने के बजाय डी यूज करने लगते हो, राइट? सो लेट्स से आप बहुत छोटा सा यहाँ से एरिया कंसिडर करते हो, ये वाला, ठीक है, और इसको नाम दे देते हो डी ए, जिसको कवर करने में जो टाइम लगा है लेट्स से दैट इज डी टी, ठीक है। सो आई कैन से डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, और मैथमेटिकली जब कैलकुलेट किया जाता है तो इसकी वैल्यू बन के आती है एल बाई टू एम, ठीक है। और L क्या है? L हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। सो L होता है एंगुलर मोमेंटम। अभी इसको जस्ट का तस लिख लो, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे व्हेन द चैप्टर कम्स, एंगुलर मोमेंटम। इसका एक फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हम देखेंगे, बट एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला है, अगर लेट्स से कोई सर्कुलर पाथ है तो उसमें हम लिख सकते हैं जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है उसका मास इनटू उसकी वेलोसिटी इनटू द रेडियस ऑफ दैट पाथ, ठीक है। लेट्स से एक सर्कुलर पाथ है जिसमें एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो इस प्लैनेट के लिए इसकी वेलोसिटी, इसका मास into the radius, let's say, है ना। so this is how you define angular momentum। इसकी जो वैल्यू होती है दिस इज कांस्टेंट। तो अगर मैं पूछूं केपलर्स लॉ क्या स्टेट करता है, कौन सी वैल्यू इनमें से कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। सो लेट्स से वन ऑप्शन कैन बी वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन कैन बी उस ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कैन बी angular momentum, and fourth option can be none of the above। कौन सी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है या एक प्लैनेट सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी एक सन की? तो आंसर क्या लिखोगे? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट, है ना। जब आप लेट्स से अगर आप यहाँ पर ये डिस्टेंस को r मान लो, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी v मान लो, तो कई बार इस तरह के सवाल भी बनते हैं कि आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो l की जगह m v r बाय m इज अ कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब v इंटू r इज अ कांस्टेंट, ऐसा, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड दैट प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको और भी क्लियरली दिखाना चाहूँ ऑन अ स्क्रीन, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। लेट्स से इस पॉइंट पर वेलोसिटी v है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी कैपिटल V है, ठीक है, ये सन है, ठीक है। लेट्स से ये डिस्टेंस पिछली बार लेट्स से स्मॉल r था और अब डिस्टेंस हो गया कैपिटल R, ठीक है। लेट्स से मैं कह रहा हूं, आपको दिख ही रहा होगा शायद कि जो r है इट इज मच मच ग्रेटर देन
कैपिटल आर। अब मैं अगर लिखना चाहूँ रिलेशन या फ्रॉम केपलर सेकेंड लॉ, भी अपन ने क्या कहा कि v इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट, राइट? तो मैं लिख सकता हूँ v इंटू आर इज इक्वल टू कैपिटल V इंटू कैपिटल आर। तो अगर let's say this will be v by capital V is equal to capital R by small r, है ना? तो इसका एक और मतलब हुआ कि वेलोसिटी और जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है या प्लैनेट बहुत दूर है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, सॉरी बहुत कम होगी। और अगर प्लैनेट बहुत नजदीक आ गया, ठीक है, बहुत नजदीक है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इसकी मीनिंग है, राइट? इसको समझना ध्यान से, राइट? सो हियर इफ r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इसका मतलब हो गया कैपिटल V विल बी देन ग्रेटर देन स्मॉल v। ठीक, ये इसका एक इम्प्लीकेशन है, इस पे कई सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बस एक ही पॉइंट बचता है, केपलर का थर्ड लॉ, है ना? थर्ड लॉ अभी अभी हमने जो था ना उसको लगभग डिराइव किया। थर्ड लॉ कहता है कि प्लैनेट अगर t टाइम में रिवॉल्व कर रहा है और उसका डिस्टेंस लेट्स से उस इलिप्स के लिए सेमी मेजर एक्सिस a है, देन t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस a का क्यूब, राइट? ये बात कहता है कौन? केपलर्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पर हम लोग आज की क्लास का समापन करते हैं। जो भी आज हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए इन पर और कुछ और कॉन्सेप्ट्स पर सवाल जो हैं वो हम लोग आने वाली क्लास में हल करेंगे। ठीक, आई एम सेंडिंग यू दीज नोट्स, इनको अपने पास लिख लेना, ठीक है, जो जो पार्ट न लिखा हो, राइट? सो दीज आर 3 डिफरेंट laws of Kepler. Thank you very much all of you for being a part of the session. कोई डाउट हो SHM का तो मुझसे अभी पूछ सकते हो। यस क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जिनको कोई डाउट नहीं है, जो तैयार हैं फुल स्कोर करने के लिए, वो लोग जा सकते हैं। थैंक यू क्लास। यस, ओके, बाय। हाँ हाँ बोलो। ये ठीक है, बिल्कुल। ऑल राइट, एनीबडी एल्स कोई डाउट हो पूछ लो। आयुष, कुशल, एनीथिंग टू आस्क? No, sir. नहीं है, चलो ठीक है फिर। आयुष, Thank you. एनीथिंग? हाँ, नो सर। नहीं, चलो ठीक है देन। ऑल द बेस्ट क्लास। चलो बाय। Thank you, sir. ओके बाय। तो यहाँ पर ये रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप भी इसी तरह से इंट्रैक्शन के ज़रिए फिज़िक्स के मज़े लेना चाहते हैं, सो इंश्योर करो कि मुझे कॉल करो ऑन माई नंबर 7974355374। तो आइए फिज़िक्स को जीते हैं, सबको बताइए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, एंड लेट्स मेक श्योर कि हम श्रद्धालुजन इस फिज़िक्स की ज्ञान धारा का आनंद लेते रहें, है ना? आप सुन रहे थे खुशवंत फतनानी को ओनली ऑन फिजिक्स विद फतनानी। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।